ऐश अब काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के 6 के 6 टास्क कंप्लीट कर लिए थे। अब वो टाइम आ चुका था जब वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाला था। ऐश और उसके फ्रेंड सब लोग पोकेमॉन सेंटर जाकर सबसे पहले अपने पोकेमॉन्स को हील कराते हैं और वो लोग अपने फ्लैंक टाइप पोकेमॉन्स पर बैठकर पोकेमॉन टास्क सेंटर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि काफी ज्यादा दूर था। इसीलिए बीच में वो एक टाउन में रुकने का फैसला करते हैं जहाँ पर उनको एक कैरेक्टर दिखता है। वो कैरेक्टर ऐश को बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। ऐश बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, बट तुम्हें ये सब कैसे पता है? वो ट्रेनर बोलता है कि मुझे सब कुछ पता रहता है, बट अगर तुम इतने ही स्ट्रांग हो तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, तुम मुझसे एक बैटल करो एंड अगर तुम हार जाते हो तो तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करोगे और मुझे अपने सारे के सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन दे दोगे। ऐश ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं ये बैटल नहीं करने वाला। वो ट्रेनर बोलता है कि मुझे पता था तुम एक असली पोकेमॉन ट्रेनर नहीं हो, तुम एक काफी बड़े डरपोक हो। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हें ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ब्रॉक और मिस्टी आगे बढ़ने लगते हैं पर तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके साथ ऐश नहीं है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं और उनको देखने को मिलता है कि ऐश ने उस ट्रेनर के साथ बैटल एक्सेप्ट कर ली है, जिसको देखकर वो काफी शॉक रह जाते हैं। ऐश बोलता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ और मैं ये प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुमने काफी बड़ी बेवकूफी की है, तुम यहाँ तक काफी मेहनत से पहुंचे हो। वो ट्रेनर बोलता है कि एक 6-on-6 बैटल होने वाली है और अगर मैं हारता हूँ तो मैं तुम्हें अपने सारे पोकेमॉन दे दूंगा, वहीं पर अगर तुम हारते हो तो तुम्हें अपने सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन मुझे देने होंगे, साथ में तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट नहीं करोगे। ऐश ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और बैटल स्टार्ट होती है। मिस्टी बोलती है कि ऐश की पुरानी आदत है, जब वो इंडिगो लीग में पार्टिसिपेट करने जा रहा था तो उसको एक ट्रेनर मिलता है जिससे बैटल करने के लिए उसने अपने पूरे बैलेंस दांव पे लगा लिए थे। लकीली वो इस बैटल को जीत जाता है, बट ये ट्रेनर काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। ऐश कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो अपने पहले पोकेमॉन की तरह हुपा को चूज करता है, जिसको वो प्रिजन बॉटल का यूज करके हुपा अनबाउंड में कन्वर्ट कर देता है। इसको देखकर वो ट्रेनर काफी शॉक रह जाता है, ऐसा कोई पोकेमॉन मैंने आज तक नहीं देखता है। ऐश बोलता है बैटल करके तुम ऐसा कोई पोकेमॉन देखना भी नहीं चाहोगे। वो ट्रेनर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने पहले पोकेमॉन की तरह भेजता है इलेक्टाबल्स को, जिसको देखकर ऐश हंसने लगता है और बोलता है कि ऐसे पोकेमॉन के लिए तो मुझे अपने हुपा को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ऐश अपने हुपा को वापस से पोकेबॉल के अंदर लेता है और वो भेजता है अपने चार्जार्ड को, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। चार्जार्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लेम थ्रोअर का यूज करके उस इलेक्टाबल्स को डिफीट कर देता है। चार्जार्ड की पावर देखकर वो ट्रेनर काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और वो भेजता है अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को, जो कि थी सिल्वियन। चार्जार्ड सिल्वियन को भी सिर्फ और सिर्फ एक ही फायर स्पिन का यूज करके डिफीट कर देता है। इसी तरह से मेगा चार्जार्ड एक्स उस ट्रेनर के बाकी 4 पोकेमॉन को भी डिफीट कर देता है, जिससे वो ट्रेनर काफी बुरी तरीके से हार जाता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें चैलेंज कर काफी बड़ी गलती करी है, मुझे माफ करना, और जैसे कि शर्त थी मुझे अपने सारे पोकेमॉन तुम्हें देने होंगे, बट मैं अपने सारे पोकेमॉन से काफी प्यार करता हूँ, मैं वो पोकेमॉन तुम्हें नहीं दे सकता। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास इनसे काफी पावरफुल पोकेमॉन है, बस मैं इतना कहूंगा कि इस तरह से आगे जाकर किसी को चैलेंज नहीं करना है। ऐश नोटिस करता है कि उनकी बैटल एक और ट्रेनर देख रहा होता है, उसने मास्क लगाया हुआ था। ऐश उस ट्रेनर को जैसे ही दिखता है वैसे वो ट्रेनर वहाँ से चले जाता है। ऐश बोलता है कि यह तो कैलोस के मिस्टीरियस ट्रेनर की तरह लग रहा था जिसने पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। ऐश भाग के उस ट्रेनर के पास जाता है बट उसको वहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिलता। ब्रॉक बोलता है कि तुम वहाँ पर क्या ढूंढने गए थे? ऐश बोलता है कुछ नहीं। मिस्टी बोलती है कि ऐश तुम्हें इस तरह से अपनी चीजें दांव पर नहीं लगानी चाहिए, अगर तुम ये बैटल हार जाते तो तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ऐश बोलता है कि बट मैं ये बैटल इजीली जीत गया, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। ब्रॉक बोलता है कि इसको समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और वो लोग फाइनली पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप टास्क सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लोग आगे बढ़ते हुए लास्ट एंट्रेंस में जाते हैं। ऐश बोलता है कि मैंने सारे कैटेगरी के पोकेमॉन्स को कैच कर लिया है। कमिटी मेंबर बोलता है कि तुमने काफी सही टाइम पर सारे टास्क कर लिए, ये टास्क सेंटर कल क्लोज होने वाला था। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी सब ये सुनकर शॉक रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ हमने टाइम पे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। कमिटी मेंबर बोलता है कि अब मुझे सारे कैटेगरी के पोकेमॉन्स को दिखाओ। ऐश एक एक करके सारे कैटेगरी के पोकेमॉन्स दिखाना स्टार्ट करता है। ऐश बोलता है लिमिट के हिसाब से अभी तो मेरे पास 6 ही पोकेमॉन है। कमिटी मेंबर बोलता है कि यहाँ पर तुम अनलिमिटेड पोकेमॉन्स रख सकते हो। ऐश बोलता है ठीक है, मैं पोकेमॉन सेंटर से सारे पोकेमॉन लेकर आता हूँ। ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर जाते हैं, जहाँ पर वो सबसे पहले सरीना और सेप्टाइल से मिलते हैं। सेप्टाइल अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ऐश सरीना को थैंक यू बोलता है सेप्टाइल का ध्यान रखने के लिए, और वो सरीना को बताता है कि उसने लास्ट टास्क कंप्लीट कर लिया है, जिसके लिए सरीना ऐश को कांग्रेचुलेशन बोलती है। ऐश बोलता है कि अब मुझे पीछे से अपने सारे पोकेमॉन यहाँ पर लाने होंगे और कमिटी मेंबर को दिखाने होंगे। ऐश एक एक करके अपने सारे कैटेगरी के पोकेमॉन्स को नॉर्डर्न रीजन में बुला लेता है। प्रोफेसर ओक को बोल के उसने सारे कैटेगरी के पोकेमॉन्स को बुला लिया था, बस एक कैटेगरी बच गई थी जो कि थी अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन। ब्रॉक बोलता है कि अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास कोई अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन नहीं है। ऐश बोलता है कि अलोला रीजन में मेरे पास एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन नागानाडेल था, बट वो लास्ट में अल्ट्रा वॉर्म होल के थ्रू एक दूसरे वर्ल्ड में चला गया था और अब मुझे उसको वापस लाना पड़ेगा, वरना मैं उसको नहीं दिखा सकता। ऐश जल्दी से प्रोफेसर कुकुई को फोन लगाता है।
और सब कुछ बताता है। प्रोफेसर कुकुई बोलते हैं कि मुझे कोई अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन को अल्ट्रा वर्महोल के थ्रू उसके वर्ल्ड में भेजना होगा, जिससे उसको मैसेज पता चलेगा और वो यहाँ पर आ सकता है। प्रोफेसर कुकुई फोन रखते हैं और वो एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन को अल्ट्रा वर्महोल के थ्रू नागानाडेल के वर्ल्ड में भेज देते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद नागानाडेल प्रोफेसर कुकुई के पास आ जाता है और वो बिल्कुल तैयार था ऐश के पास जाने के लिए। प्रोफेसर कुकुई नागानाडेल का पोकेबॉल ऐश के पास ट्रांसफर कर देते हैं, जिसमें से ऐश नागानाडेल को बाहर निकालता है। इतने टाइम बाद नागानाडेल ऐश को देखकर काफी खुश होता है, वो ऐश को गले लगा लेता है, बट वो नॉर्डन जैसी नई जगह को देखकर काफी शौक रह जाता है। ऐश बोलता है कि मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने आया हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत थी, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। ऐश सारे पोकेमॉन्स को लेकर कमेटी मेंबर के पास जाता है। कमेटी मेंबर ऐश को सबसे पहले एक लेजेंडरी पोकेमॉन दिखाने बोलता है, जिसके लिए ऐश अपने म्यूटू को भेजता है। स्टार्टर की तरह ऐश अपने ग्रिंजा को दिखाता है। ऐश के पास काफी सारे शाइनी पोकेमॉन्स थे। शाइनी स्टार्टर की तरह ऐश दिखाता है शाइनी ब्लास्टोइस को। शाइनी लेजेंडरी की तरह ऐश दोबारा से अपने शाइनी म्यूटू को दिखाता है। रीजनल बर्ड की तरह ऐश दिखाता है अपने पेजियोट को। फॉसिल पोकेमॉन की तरह वो दिखाता है ड्रैकोविश को। इसी तरह से वो एक एक कैटेगरी के सारे पोकेमॉन्स को दिखा देता है, जिससे पोकेमॉन कमेटी मेंबर बोलता है कि फाइनली तुमने ये सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, अब तुम फाइनली पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो और ये रहा तुम्हारा सर्टिफिकेट। ऐश उस सर्टिफिकेट को ले लेता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ऐश बोलता है कि तो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप कब स्टार्ट होने वाली है। कमेटी मेंबर बोलता है कि टास्क पूरे करने की कल की डेडलाइन है और जैसे ही डेडलाइन पूरी हो जाती है उसके अगले दिन पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि परसों। तब तक के लिए तुम ट्रेनिंग कर सकते हो और जैसे ही पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट होगी हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। ऐश बोलता है ठीक है। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो अपने ड्रीम के काफी ज्यादा करीब आ चुका था। ऐश बाहर जा ही रहा होता है पर तभी उसको ओल्ड मैन दिख जाता है। ओल्ड मैन बताता है ऐश को कि उसने 5 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं और अब बस उसको लास्ट टास्क कंप्लीट करना है। वो ऐश से प्रोग्रेस पूछता है और ऐश बताता है कि उसने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं और अब वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ओल्ड मैन काफी शॉक रह जाता है बट वो ऐश को कांग्रेट्स बोलता है। ऐश बोलता है कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है और कल टास्क सेंटर बंद हो जाएगा। तुम्हें उससे पहले अपने 6 टास्क को कंप्लीट करना होगा, जल्दी जाओ और अपना टास्क ले लो। ओल्ड मैन जल्दी से कमेटी मेंबर के पास जाता है और व्हील को स्पिन कर देता है और उसको लास्ट टास्क मिलता है एक अननोन पोकेमॉन ट्रेनर से 6on6 बैटल करने का। ऐश बोलता है कि ये तो काफी इजी टास्क है, ये कुछ टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ओल्ड मैन बोलता है हाँ और वो उस ट्रेनर से बैटल करने चले जाता है। अब ऐश को बस एक और दिन वेट करना था पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट होने के लिए। ऐश ओल्ड मैन को बोलता है कि कल टास्क सेंटर क्लोज हो जाएगा और हमें परसों पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है। अगर तुम ये टास्क कल तक नहीं कर पाते हो तो तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ब्रॉक बोलता है कि एक पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बस तुम्हें इतना ध्यान में रखना है कि तुम्हें वो बैटल हारनी नहीं है। अगर तुम वो बैटल हार जाते हो तो तुम डेफिनेटली पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ओल्ड मैन बोलता है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं ऑलरेडी एक बार टास्क रिस्टार्ट कर चुका हूँ, अब मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं ये बैटल जीत कर ही आऊंगा। ऐश और उसके फ्रेंड ओल्ड मैन को गुड लक बोलते हैं और वो लोग टास्क सेंटर के बाहर आ जाते हैं। इतने टास्क कंप्लीट करने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब थोड़ा रेस्ट लेंगे और फिर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। सब लेट जाते हैं और ऐश को फ्लैशबैक आने लगते हैं कि कैसे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। बचपन में वो एक फॉरेस्ट में घूम गया था, तभी बारिश आ जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ऐश देखता है कि बारिश में काफी सारे पोकेमॉन गीले हो चुके हैं, उनको बचाने के लिए ऐश उनको भी पेड़ के नीचे ले आता है, जिससे ऐश को रियलाइज होता है कि उसको पोकेमॉन्स कितने ज्यादा पसंद है और तभी वो पोकेमॉन मास्टर बनने का डिसाइड करता है। अपने जर्नी के बीच में उसने काफी सारी डिफिकल्टी फेस की थी। वो पहले 6 रीजन्स में लगातार हारते गया था, फिर फाइनली वो अलोला में चैंपियन बनता है और गलार में वर्ल्ड चैंपियन। अब इतने सारे मुश्किल टास्क कंप्लीट करके ऐश पोकेमॉन मास्टर बनने के सिर्फ एक स्टेप दूर है। वो काफी सारे मिस्ट्रीज के बारे में भी सोचता है, जैसे कि वो कैलोस का पोकेमॉन ट्रेनर। ऐश को अभी भी नहीं पता था कि वो कैलोस का पोकेमॉन ट्रेनर कौन था। ऐसे ही मेमोरीज को सोचते हुए ऐश को नींद आ जाती है और कुछ टाइम बाद सब लोग उठते हैं। ऐश बोलता है कि अब काफी आराम हो चुका है, मुझे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे पहले ऐश पोकेमॉन सेंटर जाता है और अपने 6 सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को अपने टीम में ले लेता है, जिनको वो प्रोबेबली पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में यूज करेगा। वो उन सारे पोकेमॉन्स को आपस में बैटल करवाता है, जिससे उनकी काफी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। ऐश और ब्रॉक दोनों मिलकर ऐश के पोकेमॉन्स को नए अटैक्स और नए टैक्टिक्स भी सिखाते हैं, जो कि उनको आगे जाकर काम आने वाले हैं, क्योंकि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में हर एक ट्रेनर की टैक्टिक काफी ज्यादा औसम होने वाली है। ट्रेनिंग करते करते रात हो जाती है। ऐश अपने पोकेमॉन्स को बोलता है कि अब तुम्हें रेस्ट ले लेना चाहिए, बट ऐश के पोकेमॉन आराम नहीं करना चाहते थे। वो ऐश को बोलते हैं कि वो पूरी रात ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जिसके चलते वो पूरी तरह से गियर्ड अप हो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लिए, जिसको सुनकर ऐश काफी खुश हो जाता है। अब सब काफी ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं और थक कर सो जाते हैं। अब अगले दिन अनाउंसमेंट होती है कि टास्क सेंटर क्लोज हो चुका है और फाइनली जो ट्रेनर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं उनकी लिस्ट लगने वाली थी पोकेमॉन सेंटर में। ऐश और उसके फ्रेंड्स जल्दी से पोकेमॉन सेंटर जाते हैं और उनको
देखने को मिलता है कि ऐश क्वालिफाई कर चुका है। वो लोग ओल्ड मैन का नाम भी ढूंढते हैं और वहाँ पर ओल्ड मैन भी था, यानी कि ओल्ड मैन ने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए थे। तभी वहाँ पर ओल्ड मैन आ जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स ओल्ड मैन को कांग्रेट्स बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुके हो। वो ओल्ड मैन ऐश और उसके फ्रेंड्स को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मैं यहाँ तक काफी ज्यादा मेहनत करके आया हूँ। अब मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत कर ही रहूंगा। कल पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाएगी और तब हमें पता चलेगा कि हमारी बैटल किससे होगी। ब्रॉक पोकेमॉन कमेटी मेंबर से बात करके आता है एंड उसको पता चलता है कि इस बार पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि टोटल 68 है। इससे पहले इससे ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स ने कभी भी पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो कि काफी शॉकिंग बात है। नॉर्मली सिर्फ 20 ट्रेनर्स ही पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करा करते थे। ऐश बोलता है यह तो काफी बुरी खबर है, हमारा कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ओल्ड मैन बोलता है कोई बात नहीं, तभी तो मजा आएगा। ऐश और ओल्ड मैन एक फ्रेंडली बैटल करने का डिसाइड करते हैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप से पहले। ऐश के पोकेमॉन्स ऑलरेडी काफी ज्यादा थक चुके थे, इसीलिए वो अपने मेन टीम को रेस्ट दे देता है और अब वो अपने दूसरे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स का यूज करके ओल्ड मैन से बैटल करता है। अब रात हो जाती है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश सो जाओ, सुबह 7 बजे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाएगी। बट ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, जिसके चलते वो सो नहीं पाता। वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लिए वेट नहीं कर पा रहा था। फाइनली सुबह हो जाती है। ऐश और ओल्ड मैन दोनों ही साथ में टास्क सेंटर में जाते हैं, जहां पर सबको चेक किया जाता है और एक एक करके सब लोग लास्ट एंट्रेंस में पहुंच जाते हैं, जहां पर फाइनली उनको पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के रूल्स पता चलते हैं। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप की हर एक बैटल एक 6-on-6 बैटल होने वाली है, यानी कि तुम अपने फुल टीम का यूज कर सकते हो और यहाँ पर तुम्हें कोई भी पोकेमॉन रजिस्टर नहीं करने हैं। तुम अपने जर्नी के किसी भी पोकेमॉन को यूज कर सकते हो किसी भी बैटल में। यहाँ पर एक बैटल में 3 फेनोमेना का यूज किया जा सकता है। साथ में एक ट्रेनर सिर्फ एक बैटल के अंदर 3 लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमॉन्स को यूज कर सकता है, यानी कि एक बैटल में उसके पास मैंडेटरी 3 नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स होने ही चाहिए, जिससे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएगी। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में टोटल 68 ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया है। पहले राउंड होने के बाद टोटल 34 ट्रेनर्स बचेंगे और फिर थर्ड राउंड में बचेंगे 17 ट्रेनर्स। फिर उन 17 ट्रेनर्स के बीच में एक टास्क होगा एंड उस टास्क में सिर्फ एक ही ट्रेनर एलिमिनेट होगा, यानी कि 16 ट्रेनर्स बच जाएंगे। फिर फोर्थ राउंड में सिर्फ और सिर्फ टॉप 8 ट्रेनर्स बचे रहेंगे। उसके बाद का रूल तुम्हें आगे जाकर पता चल जाएगा। सब बिल्कुल रेडी और गियर्ड अप होते हैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के स्टेडियम में एंटर करने के लिए। बोर्ड पर सबको अपने अपने पहले अपोनेंट्स पता चल जाते हैं। ऐश का पहला अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मैन था, जिसको देखकर ऐश और ओल्ड मैन दोनों ही शॉक रह जाते हैं, यानी कि उनमें से एक ट्रेनर डेफिनेटली एलिमिनेट होने वाला है। वो लोग एक दूसरे को स्माइल देते हैं। अब सिर्फ 5 मिनट्स बचे हुए थे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट होने के लिए और स्क्रीन पर एक ट्रेलर आता है पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप यहाँ पर हर साल काफी सारे ट्रेनर्स अपनी ड्रीम पूरी करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, बट उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। अभी तक कोई भी पोकेमॉन मास्टर को डिफीट नहीं कर पाया है। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप हर 10 साल में एक बार होती है और यहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन्स अपने ट्रेनर्स को जिताने की कोशिश करते हैं। क्या ये वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप होने वाली है जहाँ पर फाइनली हमें एक नया पोकेमॉन मास्टर देखने को मिलेगा? इसी के साथ पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाती है। सारे ट्रेनर्स एक एक कर बैटल करते हैं। ऐश और ओल्ड मैन की बैटल लास्ट में होने वाली थी। उनको बताया जाता है कि उनको 3 दिन वेट करना पड़ेगा अपने बैटल के लिए, क्योंकि सारी बैटल प्रॉपर 6-on-6 बैटल होगी और एक ही स्टेडियम है, जिसके चलते काफी टाइम लगने वाला है। तब तक के लिए तुम स्टेडियम में बैठकर सारी बैटल एंजॉय कर सकते हो। ऐश और ओल्ड मैन सारी बैटल्स एंजॉय करते हैं। उनको देखने को मिलता है कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया है। उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स है जिनको ऐश या फिर ओल्ड मैन ने आज तक कभी भी नहीं देखा था, और कुछ काफी स्ट्रॉन्ग फेनोमेनास भी है। हर बैटल बिल्कुल इंटेंस होती है। ब्रॉक बोलता है कि यहाँ के ट्रेनर्स तो काफी पावरफुल हैं। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीतना तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है। ऐश बोलता है कि हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि यहाँ के ट्रेनर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, बट मेरे पोकेमॉन्स भी वीक नहीं है। ऐश और ओल्ड मैन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेनर्स भी थे जो कि सिंगल हैंडेडली सामने वाले ट्रेनर के 6 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दे रहे थे अपने एक पोकेमॉन का यूज करके, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स है। ऐसे ही एक एक कर काफी सारी बैटल्स होते जाती है और धीरे धीरे कर ऐश और ओल्ड मैन की बैटल पास आते ही जा रही थी। ऐश और ओल्ड मैन को बुलाया जाता है। उनको बताया जाता है कि अब से कुछ टाइम में उनकी बैटल स्टार्ट होने वाली है, अपने पोकेमॉन्स को चूज करके रेडी रहो। ऐश और ओल्ड मैन स्टेडियम के एंट्रेंस में चले जाते हैं, जहाँ पर वो पोकेमॉन सेंटर से अपने अपने पोकेमॉन चूज कर लेते हैं।
ऐश और ओल्ड मैन दोनों ही मैदान में आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बैटल के लिए गुड लक बोलते हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि अभी तक मैं तुम्हारा फ्रेंड था, पर बैटल में मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं रहने वाला हूँ। मैं तुम पर बिल्कुल भी इजी नहीं जाऊंगा। ऐश बोलता है सेम, मैं भी इजी नहीं जाने वाला। अब देखते हैं कि ये बैटल कौन जीतता है। रेफरी बोलता है कि एक 6-on-6 बैटल होने वाली है जिसमें 3 फेनोमेना अलाउड है। चलो बैटल स्टार्ट करते हैं। ओल्ड मैन अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरफ क्वैकवेवल को भेजता है, जो कि पाल्डिया का एक स्टार्टर पोकेमॉन है। इसके काउंटर में ऐश भेजता है अपने गार्चॉम्प को, जिसको देखकर सब काफी शॉक रह जाते हैं। किसी को भी नहीं लगा था कि ऐश गार्चॉम्प को चूज करेगा। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम अपने मेन टीम का यूज नहीं करने वाले क्या? ऐश बोलता है कि मेरे पास और भी काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं और मैं अपने टीम को चार्ज अप रखना चाहता हूँ मेन बैटल के लिए। ब्रॉक बोलता है कहीं ये मूव तुम्हारे ऊपर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि ये पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप है, कोई नॉर्मल लीग नहीं है। ऐश बोलता है ब्रॉक शायद तुम सिनो रीजन भूल रहे हो, जहाँ पर मैंने अपने ओल्ड पोकेमॉन का यूज करके काफी अच्छा परफॉर्म किया था। ऐश बोलता है ठीक है, देखते हैं। बैटल स्टार्ट होती है। क्वैकवेवल अपना सबसे पहले अटैक की तरह यूज करता है लो स्वीप अटैक। ये अटैक का नाम ऐश ने सबसे पहली बार सुना था। क्वैकवेवल गार्चॉम्प के पैर पर अटैक करती है, जिससे गार्चॉम्प का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसके काउंटर में ऐश अपने गार्चॉम्प को ड्रैको म्यूटी और अटैक यूज करने बोल देता है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप अटैक है। इसको क्वैकवेवल डॉज करने की कोशिश करती है, पर बीच में गार्चॉम्प ड्रैगन रश भी यूज कर देता है, जो कि क्वैकवेवल पर लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। तभी उसके ऊपर ड्रैको म्यूटी और भी लग जाते हैं। शुरू में ही गार्चॉम्प ने ऐश को काफी ज्यादा आगे कर दिया था बैटल में। ऐश अपने गार्चॉम्प को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलता है। इसको क्वैकवेवल डॉज नहीं कर पाती और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। मिस्टी, ब्रॉक और सरीना काफी खुश होते हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि क्वैकवेवल हम ऐसे हार नहीं मान सकते। ओल्ड मैन अपने क्वैकवेवल को उसका सिग्नेचर मूव यानी कि वेव क्रैश यूज करने बोलता है, जो कि गार्चॉम्प पर लग जाता है और इसका गार्चॉम्प पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश अपने गार्चॉम्प को आउटरेज अटैक यूज करने बोलता है। ये एक फिजिकल अटैक था जिसके लिए गार्चॉम्प क्वैकवेवल के पास चली जाता है, पर क्वैकवेवल इस अटैक को डॉज कर लेती है और यूज करती है एक्वा जेट अटैक का। पर जैसे ही वो गार्चॉम्प के पास आती है, गार्चॉम्प आउटरेज का यूज कर देता है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है। क्वैकवेवल काफी थक चुकी थी, पर तभी गार्चॉम्प वहाँ पर एक और बार आकर आउटरेज यूज कर देता है, जिससे क्वैकवेवल हार जाता है। ओल्ड मैन ये देखकर काफी शॉक रह जाता है कि उसने ऐश के बिना ऑर्डर्स के 3 बार आउटरेज कैसे यूज किया। ऐश बताता है कि आउटरेज एक ऐसा अटैक है जिसको एक बार यूज करने के बाद पोकेमॉन उसको 2 या फिर 3 बार यूज करता है, जब तक वो कंफ्यूज ना हो जाए। ओल्ड मैन नोटिस करता है कि ऐश का गार्चॉम्प कंफ्यूज हो चुका है। ओल्ड मैन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था। वो अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजता है बेक्सेलिबर को, एक आइस और ड्रैगन टाइप का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन। ऐश अपने गार्चॉम्प को ड्रैगन रश के साथ स्टार्ट करने बोलता है, बट अब क्योंकि गार्चॉम्प कंफ्यूज था, वो ड्रैगन रश खुद के ऊपर यूज कर देता है, जिससे उसको ही डैमेज पड़ जाता है। वहीं पर ओल्ड मैन अपने बेक्सेलिबर को आइसिकल क्रैश यूज करने बोलता है, जो कि एक आइस टाइप अटैक था। ये गार्चॉम्प पर सुपर इफेक्टिव होता है, जिसके चलते गार्चॉम्प भी हार जाता है। ऐश अपने गार्चॉम्प को वापस बुलाता है और बोलता है गार्चॉम्प तुमने काफी अच्छी बैटल की, अब बाकी का काम मेरे बचे हुए पोकेमॉन्स पर छोड़ दो। अब ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजता है इन्फरनेप को, एक फायर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन। मिस्टी और सरीना ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि ऐश के पास एक इन्फरनेप है। ब्रॉक बोलता है कि सिनो रीजन में ऐश का इन्फरनेप उसका एस पोकेमॉन था। ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐश का इन्फरनेप उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। ऐश ने इसको बैटल में लाकर काफी अच्छा काम किया है। बैटल कंटिन्यू होती है। ऐश अपने इन्फरनेप को सबसे पहले फ्लेम व्हील अटैक यूज करने बोलता है। ओल्ड मैन अपने बेक्सेलिबर को एक ही जगह पर खड़े रहने बोलता है, जिसको सुनकर ऐश काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और इन्फरनेप का फ्लेम व्हील बेक्सेलिबर पर लग जाता है, जो कि एक सुपर इफेक्टिव अटैक था। इससे बेक्सेलिबर को काफी डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है ये तो एक काफी बेकार स्ट्रैटेजी थी। तभी ओल्ड मैन एक स्माइल देता है और अपने बेक्सेलिबर को ग्लेव रश यूज करने बोलता है, जिसके बाद बेक्सेलिबर की पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है और वो इन्फरनेप के ऊपर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करता है। इस अटैक को इन्फरनेप डॉज करने की कोशिश करता है, पर ओल्ड मैन बोलता है कि कितनी भी कोशिश कर लो, ये अटैक 100% तुम पर लग जाएगा। और ऐसा ही होता है। ग्लेव रश इन्फरनेप पर लग जाता है और ये इतना स्ट्रॉन्ग अटैक था कि एक ही अटैक से इन्फरनेप काफी ज्यादा वीक हो जाता है। वो ऑलमोस्ट हार गया था। ऐश बोलते हैं कि ये कैसा अटैक है। ओल्ड मैन बोलता है कि ये बेक्सेलिबर का सिग्नेचर अटैक है और ये काफी है सामने वाले पोकेमॉन को हराने के लिए। ऐश का इन्फरनेप जमीन पर गिर गया था। ऐश को नहीं लगा था कि इन्फरनेप एक ही अटैक में हार जाएगा। रेफरी फ्लैग उठाने वाला होता है, तभी इन्फरनेप खड़े हो जाता है और एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसको देखकर ओल्ड मैन शॉक रह जाता है। ये बैटल काफी इंटेंस हो चुकी थी। इतने ट्विस्ट एंड टर्न देखकर ऑडियंस भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। ऐश का इन्फरनेप वापस खड़े हो जाता है, बट इस बार इन्फरनेप का लुक चेंज हो गया था। उसकी आंखें रेड कलर की हो गई थी, उसके सर की आंख बढ़ गई थी और वो ऑरेंज कलर में ग्लो कर रहा था। ऐश बोलता है ये इन्फरनेप की ब्लेज एबिलिटी है, अब शायद ही तुम्हारा बेक्सेलिबर बच पाएगा। ऐश अपने इन्फरनेप को फ्लायर ब्लिट्स अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर बेक्सेलिबर यूज करता है ड्रैगन क्लो अटैक का, बट फ्लायर ब्लिट्स पूरी तरह से इस अटैक को डोमिनेट कर देता है और एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। सबको देखने को मिलता है कि बेक्सेलिबर वॉल पर जाकर टकरा गया है। इन्फरनेप की असली पावर देखकर सारी ऑडियंस सरीना और मिस्टी काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं।
एक्सेलिबर काफी वीक हो गया था, वो उठ नहीं पा रहा था। ऐश ने भी इन्फर्नेप को आज तक इतना स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करते हुए नहीं देखा है। ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने काफी बड़ी गलती कर दी है ग्लेव रश यूज करके, क्योंकि इस अटैक को यूज करने के बाद अपोनेंट के अटैक का डैमेज डबल हो जाता है और अब तुम्हारा इन्फर्नेप ब्लेज एबिलिटी में भी जा चुका है। बट कोई बात नहीं, हम इन्फर्नेप को जरूर हराएंगे। ऐश अपने इन्फर्नेप को मार्क पंच अटैक यूज करने बोलता है। यह अटैक नॉर्मल से काफी ज्यादा पावरफुल था, बट लकीली एक्सेलिबर इस अटैक को डॉज कर लेता है और यूज करता है ड्रैगन टेल का, जो कि इन्फर्नेप पर लग जाता है। अब ऐश अपने इन्फर्नेप को डिग अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो जमीन के अंदर चले जाता है। अब एक्सेलिबर को नहीं पता था कि इन्फर्नेप किधर से आएगा और कब वो उसके ऊपर अटैक कर देगा। ओल्ड मैन बोलता है कि इसी का तो मैं वेट कर रहा था। वो अपने एक्सेलिबर को उस होल के अंदर आइसी विंड अटैक यूज करने बोल देता है, जिसमें इन्फर्नेप गया था। एक्सेलिबर बिल्कुल ऐसा ही करता है और इन्फर्नेप जमीन के अंदर जम जाता है। अब ओल्ड मैन अपने एक्सेलिबर को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलता है। अब क्योंकि इन्फर्नेप जमीन के अंदर था, उसको इस अटैक से काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, बट वो बाहर नहीं निकलता है। सबको लगता है कि इन्फर्नेप हार चुका है। इन्फर्नेप बाहर नहीं निकल रहा था और रूल्स के अकॉर्डिंग रेफरी बोलता है कि अगर इन्फर्नेप 5 मिनट के अंदर बाहर नहीं निकला तो ये बैटल एक्सेलिबर को जिता दी जाएगी। 5 मिनट हो जाता है और इन्फर्नेप बाहर नहीं निकलता है और एक्सेलिबर को विनर घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद इन्फर्नेप को बाहर निकाला जाता है और देखने को मिलता है कि इन्फर्नेप सच में हार गया था। डिग अटैक यूज करके ऐश ने काफी बड़ी गलती कर दी थी। ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने इसके लिए काफी ट्रेनिंग करी थी और इस बैटल में तुम पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे थे। ये तुमसे काफी ज्यादा बड़ी गलती हुई है और शायद इसकी वजह से तुम अपना पूरा मैच हार सकते हो। ऐश अपने इन्फर्नेप को वापस पोकेबॉल में बुलाता है और बोलता है तुमने अपना बेस्ट दिया, बट मैं तुम्हें सही से यूज नहीं कर पाया। ऐश अपना नेक्स्ट पोकेबॉल निकालता है और भेजता है शाइनी हेक्सेरस को, जिसको देखकर सारी ऑडियंस और ओल्ड मैन सब शॉक रह जाते हैं। ये देखने में काफी ब्यूटीफुल लग रहा था। ओल्ड मैन बोलता है कि तुमने ये हेक्सेरस को कहां पर कैच किया, ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। ऐश बोलता है कि टास्क सेंटर में मुझे टास्क मिला था 10 शाइनी पोकेमॉन्स कैच करने का, जिसके लिए मैंने एक शाइनी पोकेमॉन कैचिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था और वहां पर मुझे विनर बनने पे एक हेक्सेरस मिलता है। और हाँ, ये सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं है, ये काफी पावरफुल भी है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ने अपने शाइनी हेक्सेरस को काफी ट्रेनिंग दी है कुछ दिनों में। मुझे डेफिनेटली लग रहा था कि वो शाइनी हेक्सेरस को जरूर यूज करेगा और उसने कर भी लिया। ओल्ड मैन बोलता है कि चलो फिर देखते हैं कि कौन जीतने वाला है। बैटल स्टार्ट होती है। अब ऐश के 2 पोकेमॉन्स हार चुके थे, वहीं पर ओल्ड मैन का सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन हारा था। ऐश को किसी भी हालत में इस बैटल को जीतना था। ऐश अपने हेक्सेरस को सबसे पहले ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है, वहीं पर एक्सेलिबर भी ड्रैगन क्लॉ यूज करता है। दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है, पर दोनों ही पोकेमॉन्स खड़े होते हैं। ऐश अपने हेक्सेरस को एक्सीजर यूज करने बोलता है, पर जैसे ही हेक्सेरस उस अटैक को यूज करने वाला होता है, एक्सेलिबर नीचे गिर जाता है, यानी कि वो हार गया था। ये बैटल हेक्सेरस ने काफी इजीली जीत ली थी। अब दोनों ही ट्रेंस के 2-2 पोकेमॉन हार चुके थे। ओल्ड मैन बोलता है कि एक्सेलिबर तुमने काफी अच्छी बैटल करी। अब बारी है मेरे थर्ड पोकेमॉन की, जो कि है सील और डार्क टाइप पोकेमॉन किंग गैम्बिट। ये बिशॉप का इवोल्यूशन है। हेक्सेरस ड्रैगन क्लॉ अटैक के साथ स्टार्ट करता है, बट इसका किंग गैम्बिट पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि किंग गैम्बिट एक स्टील और डार्क टाइप पोकेमॉन है, जिसके चलते उसके ऊपर ड्रैगन टाइप अटैक रेजिस्ट करते हैं, यानी कि ज्यादा डैमेज नहीं होगा। ऐश समझ जाता है और वो अपने हेक्सेरस को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलता है, जो कि एक ग्राउंड टाइप अटैक था। इसका असर पूरे स्टेडियम में पड़ता है, जिसके चलते किंग गैम्बिट इसको डॉज नहीं कर पाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड टाइप किंग गैम्बिट के ऊपर सुपर इफेक्टिव थी। अब ओल्ड मैन अपने किंग गैम्बिट को नाइट स्लैश यूज करने बोलता है। जैसे ही वो हेक्सेरस के पास आने वाला होता है, ऐश एक और बार हेक्सेरस को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोल देता है, जिससे जमीन शेक करने लगती है और किंग गैम्बिट का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। शाइनी हेक्सेरस किंग गैम्बिट पे पूरी तरह से भारी पड़ रहा था। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि हमें अपना सीक्रेट मूव यूज करना ही पड़ेगा। वो अपने किंग गैम्बिट को गिलोटिन अटैक यूज करने बोल देता है, जो कि लकीली हेक्सेरस के ऊपर लग जाता है, जिससे ऐश का हेक्सेरस हार जाता है। ब्रॉक बोलता है कि एक 1 हिट नॉकआउट मूव था, इससे तुम्हारा कोई भी पोकेमॉन नहीं बच सकता था। ऐश बोलता है कि पर मेरा हेक्सेरस काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, वो पूरी तरह से अपोनेंट को डोमिनेट कर रहा था। मेरे अकॉर्डिंग वो 1-2 पोकेमॉन्स को तो इजीली डिफीट कर देता। ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे हल्के में मत लेना, मैं भी स्ट्रेटेजी बना के आया हूँ। ऐश बोलता है ठीक है, देखते हैं कि कौन जीतता है। ऐश अपने 4th पोकेमॉन की तरह भेजता है मेलमेटल को। सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं लगा था कि ऐश अपने मेलमेटल को लेके आएगा। ओल्ड मैन बोलता है कि क्या एक मिथिकल पोकेमॉन, मैंने आज तक मेलमेटल को नहीं देखा था। इससे बैटल करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी हमें पॉल और टोबियास का कैमियो भी देखने को मिलता है, जो कि घर पे टीवी में ऐश की बैटल देख रहे होते हैं। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐश के पास एक मेलमेटल होगा और ऐश बिना किसी देरी के अपना डायनामैक्स बैंड निकालता है और मेलमेटल को जायगेंटामैक्स कर देता है जायगेंटामैक्स मेलमेटल में, जिसको देखकर
देखकर सब शॉक रह जाते हैं। सबसे पहले ऐश अपने जाइगेंटामैक्स मेलमेटल को यूज करने बोलता है मैक्स नकल अटैक, जो कि एक फाइटिंग टाइप मैक्स मूव था। इसको किंग गैम्बिट डॉज नहीं कर पाता और यह अटैक किंग गैम्बिट पर लग जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और हर तरफ धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद पता चलता है कि किंग गैम्बिट पोकेमॉन हार चुका है। ओल्ड मैन काफी डिसअपॉइंटेड होता है और वो अपने किंग गैम्बिट को वापस बुलाता है। ब्रॉक बोलता है कि एक्सिरस ने ऑलरेडी किंग गैम्बिट के ऊपर 2 सुपर इफेक्टिव अर्थक्वेक मार दिए थे और अब मेलमेटल ने एक फाइटिंग टाइप मैक्स मूव यूज किया था, जो कि था मैक्स नकल। इससे किंग गैम्बिट 4 टाइम्स वीक है। ओल्ड मैन बोलता है कि अभी तक तो मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था, अब मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आने वाले हैं, रेडी हो जाओ। ऐश बोलता है ठीक है। ओल्ड मैन अपने 4th पोकेबॉल को निकालता है और भेजता है आयरन वेलिएंट को। ये देखने में काफी कूल पोकेमॉन लग रहा था। इसकी टाइपिंग फेरी और फाइटिंग टाइप थी। ब्रॉक बोलता है कि ये ओल्ड मैन का एक काफी बेकार मूव हो सकता है, क्योंकि मेलमेटल एक स्टील टाइप पोकेमॉन है और आयरन वेलिएंट स्टील टाइप से वीक है। तभी ओल्ड मैन एक क्रिस्टल टाइप का कुछ निकालता है, जिसको देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ओल्ड मैन इस क्रिस्टल का यूज आयरन वेलिएंट पे करता है, जिससे आयरन वेलिएंट एक क्रिस्टल से कवर हो जाता है। ऐश को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये क्या है। तभी अनाउंसर अनाउंस करता है कि हमें सबसे पहली बार पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में टेरेस्ट्रियलाइजेशन यानी कि पाल्डिया का फेनोमेना देखने को मिला है। इसको देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ब्रॉक बोलता है कि आज संभल कर, मुझे इस फेनोमेना के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। ऐश काफी कंफ्यूज होता है, बट वो अपने मेलमेटल को जी मैक्स मेल्टडाउन अटैक यूज करने बोलता है, जो कि उसका एक्सक्लूसिव अटैक था। ओल्ड मैन अपने आयरन वेलिएंट को एक ही जगह पर खड़े रहने बोलता है। आयरन वेलिएंट बिल्कुल ऐसा ही करता है। ऐश बोलता है कि ये क्या, इससे तो आयरन वेलिएंट हार सकता है। ओल्ड मैन एक स्माइल लेता है और जी मैक्स मेल्टडाउन अटैक आयरन वेलिएंट के ऊपर लग जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। हर तरफ धुआं हट जाता है। अब धुआं हटने के बाद ही पता चलेगा कि आयरन वेलिएंट बचा हुआ है या फिर हार गया है। सब लोग काफी वेट करते हैं और धुआं हट जाता है और हमें देखने को मिलता है कि आयरन वेलिएंट अभी भी बिल्कुल उसी तरह से खड़ा हुआ है। उसको कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। इसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सरीना सब काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं, क्योंकि स्टील टाइप आयरन वेलिएंट के ऊपर सुपर इफेक्टिव थी। इससे वो एक ही हिट में हार जाना चाहिए था, बट इसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। ओल्ड मैन बोलता है कि ऐश, तुमने मुझे काफी ज्यादा हल्के में ले लिया है, अब मेरे आयरन वेलिएंट की पावर देखो। ओल्ड मैन आयरन वेलिएंट को क्लोज कॉम्बैट अटैक यूज करने बोलता है, जो कि एक स्टील टाइप अटैक है। ये सुपर इफेक्टिव था मेलमेटल पे, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब ऐश अपने जाइगेंटामैक्स मेलमेटल को मैक्स नकल अटैक यूज करने बोलता है, जो कि एक फाइटिंग टाइप का मैक्स मूव है। इसको आयरन वेलिएंट डॉज नहीं कर पाता और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। ऐश अभी भी इस फेनोमेना को नहीं समझ पाया था। तभी ऐश का मेलमेटल अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि उसके 3 टर्न्स हो गए थे जाइगेंटामैक्स फॉर्म में। ब्रॉक बोलता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है। आयरन वेलिएंट को जिस अटैक से सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ना चाहिए था, उससे उसको कोई भी असर नहीं हुआ, और जिस टाइप से वो रेजिस्ट करता है यानी कि फाइटिंग टाइप से, उस टाइप से उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ा है। ऐश के लिए एक काफी बड़ा चैलेंज है। ऐश अपने मेलमेटल को हैमर आर्म अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर आयरन वेलिएंट यूज करता है साइको कट का। दोनों ही अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसके चलते दोनों अटैक टकरा जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है। ये बैटल काफी इंटेंस हो गई थी। दोनों ही पोकेमॉन इक्वली स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। ऐश अपने मेलमेटल को आइस पंच अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर आयरन वेलिएंट यूज करता है लीफ ब्लेड अटैक का। दोबारा से दोनों ही अटैक इक्वली पावरफुल होते हैं और दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है। इसी तरह से ये बैटल कंटिन्यू होते जाती है और दोनों पोकेमॉन्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते जाते हैं। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। ऐश एक और बार अपने मेलमेटल को एक स्टील टाइप अटैक यूज करने बोलता है, जो कि था फ्लैश कैनन। दोबारा से ओल्ड मैन अपने आयरन वेलिएंट को एक ही जगह पर खड़े रहने बोलता है, जिसके चलते फ्लैश कैनन उसके ऊपर डायरेक्ट हिट हो जाता है, बट आयरन वेलिएंट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है, मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता, बट इससे शायद आयरन वेलिएंट की टाइपिंग चेंज हो चुकी है या फिर उसकी वीकनेस और एडवांटेजेस दोनों ही एक्सचेंज हो चुकी है। ऐश अपने मेलमेटल को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलता है। ओल्ड मैन अपने आयरन वेलिएंट को क्विक गार्ड अटैक यूज करने बोलता है, जिसके चलते उसके ऊपर अर्थक्वेक अटैक का डैमेज नहीं पड़ता है। आयरन वेलिएंट एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा था, जिसको देखकर सारी ऑडियंस काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। अब आयरन वेलिएंट यूज करता है क्लोज कॉम्बैट अटैक का। ऐश अपने मेलमेटल को इस अटैक को डॉज करने बोलता है, पर वो काफी स्लो था, जिसके चलते आयरन वेलिएंट ये अटैक मेलमेटल के ऊपर यूज कर देता है। ये एक फाइटिंग टाइप अटैक था, जो कि मेलमेटल पे सुपर इफेक्टिव है, जिसके चलते मेलमेटल के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। मेलमेटल काफी ज्यादा वीक हो गया था। ऐश बोलता है मेलमेटल चलो एक लास्ट ट्राई करते हैं, सुपर पावर अटैक का यूज करो। ब्रॉक बोलता है एक बार सोच लो ऐश, ये काफी बड़ा रिस्क हो सकता है। ऐश ब्रॉक की बात नहीं मानता और मेलमेटल सुपर पावर अटैक का यूज कर लेता है, जो कि आयरन वेलिएंट पर लग जाता है। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था, जिसके चलते आयरन वेलिएंट काफी ज्यादा वीक हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर मेलमेटल के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, उसका अटैक और डिफेंस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। अब दोनों ही पोकेमॉन्स काफी ज्यादा वीक हो गए थे। देखना था कि कौन सा पोकेमॉन जीतता है।
दोनों ही पोकेमॉन्स बिल्कुल टक्कर के लग रहे थे और एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। ऐश बोलता है मेलमेटल चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, हाइपर बीम अटैक का यूज करो। वहीं पर ओल्ड मैन अपने आयरन वेरिएंट को एक फाइनल मूव यूज करने बोलता है जो कि था साइको कट। दोनों ही पोकेमॉन अपने फुल फोर्स के साथ इस अटैक को यूज कर देते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और देखने को मिलता है कि दोनों ही पोकेमॉन्स हार चुके हैं, यानी कि ये बैटल टाई हो चुकी है। अब ओल्ड मैन और ऐश दोनों के ही 4 पोकेमॉन्स हार गए थे। दोनों के पास सिर्फ 2 पोकेमॉन बचे हुए थे। दोनों ही अपने अपने पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाते हैं और अपने 5th पोकेबॉल को बाहर निकालते हैं। ऐश अपने 5वें पोकेमॉन की तरफ भेजता है सेप्टाइल को। वहीं पर ओल्ड मैन अपने 5वें पोकेबॉल को निकालता है और भेजता है वॉकिंग वेग को, जिसको देखकर सारी ऑडियंस शॉक रह जाती है। ये पोकेमॉन स्वीकून से काफी ज्यादा सिमिलर था, बट इसका नेम और डिजाइन थोड़ी सी डिफरेंट थी। किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता कि ये कौन सा पोकेमॉन है। ओल्ड मैन बताता है कि ये वॉकिंग वेग है, जो कि स्वीकून का एंशिएंट पैराडॉक्स फॉर्म है, यानी कि स्वीकून पहले के टाइम में इस तरह के दिखे करते थे और पालिया रीजन में हम एंशिएंट या फिर फ्यूचर पोकेमॉन्स को भी कैच कर सकते हैं। ये ऐश को काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वो बोलता है कि हम पालिया एक बार जरूर ट्रैवल करेंगे। ओल्ड मैन बोलता है कि जरूर, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, बट अभी के लिए इस बैटल में ध्यान देते हैं। ऐश अपने मेगा रिंग और मेगा स्टोन को बाहर निकालता है और सेप्टाइल को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा सेप्टाइल में। ऐश ने एक टाउन के पोकेमार्ट से सेप्टाइल का मेगा स्टोन और की स्टोन ले लिया था। उसने पहले से डिसाइड कर लिया था सेप्टाइल को किसी बैटल में यूज करने का, और वो बैटल यही थी। वहीं पर ओल्ड मैन भी अपने क्रिस्टल को बाहर निकालता है और वॉकिंग वेग को टेरेस्ट्रलाइज कर देता है। ये वही फेनोमेना था जो कि ओल्ड मैन ने आयरन वेरिएंट के ऊपर यूज किया था और ऐश को अभी भी नहीं पता था कि ये फेनोमेना कैसे वर्क करता है। ओल्ड मैन बोलता है कि ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि वॉकिंग वेग एक ड्रैगन और वाटर टाइप पोकेमॉन है। ऐश बोलता है कि मतलब इसके ऊपर ड्रैगन टाइप सुपर इफेक्टिव होने चाहिए। ऐश अपने मेगा सेप्टाइल को ड्रैगन पल्स के साथ स्टार्ट करने बोलता है, बट इसका लिटरली कोई भी असर नहीं होता वॉकिंग वेग के ऊपर, जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सरीना सब काफी शॉक रह जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि अब तो डेफिनेटली यही हो सकता है कि टेरेस्ट्रलाइज यूज करने के बाद एक पोकेमॉन की टाइपिंग चेंज हो जाती है, बिल्कुल तुम्हारे आर्सर्स के मल्टी टाइप एबिलिटी की तरह, पर मुझे नहीं लगता कि अटैक के टाइप चेंज होते होंगे। ऐश बोलता है तुमने सही कहा। ब्रॉक बोलता है कि अगर इसके ऊपर ड्रैगन टाइप अटैक कोई भी असर नहीं कर रहे तो डेफिनेटली एक फेरी टाइप पोकेमॉन में चेंज हो चुका है। अब ऐश अपने मेगा सेप्टाइल को लीफ ब्लेड अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर वॉकिंग वेग यूज करता है ब्रेकिंग स्वाइप का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट वॉकिंग वेग का अटैक ज्यादा पावरफुल था क्योंकि वो सुपर इफेक्टिव होता है सेप्टाइल पर, जिसके चलते सेप्टाइल को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश अपने सेप्टाइल को गीगा ड्रेन अटैक का यूज करने बोल देता है। वॉकिंग वेग इसको डॉज करने की कोशिश करता है, पर यह अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिसके चलते उसको डैमेज पड़ता है। वहीं पर सेप्टाइल की एचपी भी हील हो जाती है। सेप्टाइल ने वॉकिंग वेग की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। अब सेप्टाइल यूज करता है लीफ स्टॉर्म अटैक का। इसको वॉकिंग वेग डॉज नहीं कर पाता और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। तभी ओल्ड मैन अपने वॉकिंग वेग को सनी डे अटैक यूज करने बोलता है, जिससे काफी तेज धूप निकल जाती है। अब ओल्ड मैन अपने वॉकिंग वेग को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है। अनाउंसर बोलता है कि क्या एक वाटर और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन के पास एक फायर टाइप अटैक है। वॉकिंग वेग को काफी अच्छी ट्रेनिंग मिली है और इसका मूव सेट काफी ज्यादा अच्छा है। इस अटैक को सेप्टाइल डॉज नहीं कर पाता और इसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ये देखकर ऐश काफी शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि मेगा इवॉल्व होने के बाद सेप्टाइल फायर टाइप से न्यूट्रल हो जाता है, तो उसको इतना डैमेज कैसे पड़ा। ब्रॉक बोलता है कि सनी डे अटैक यूज करने के बाद सारे के सारे फायर टाइप अटैक का डैमेज 50% से बढ़ जाता है, इसीलिए सेप्टाइल को इतना ज्यादा डैमेज पड़ा है। ऐश अपने सेप्टाइल को फ्रेंजी प्लांट अटैक यूज करने बोलता है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रास टाइप अटैक था। इसको वॉकिंग वेग काफी ज्यादा डॉज करने की कोशिश करता है, बट वो में से एक रूट में फंस जाता है, जिसके बाद फ्रेंजी प्लांट अटैक उसके ऊपर पूरी तरह से लग जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। मौका देखकर ऐश अपने मेगा सेप्टाइल को लीफ ब्लेड अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वॉकिंग वेग काफी ज्यादा वीक हो जाता है। फिर डुअल चॉप अटैक का यूज करके सेप्टाइल वॉकिंग वेग को पूरी तरह से हरा देता है। अब ओल्ड मैन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा हुआ था। वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसको वॉकिंग वेग से और भी ज्यादा उम्मीदें थी। वो अपने वॉकिंग वेग को वापस से पोकेबॉल के अंदर बुलाता है और वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेन टाइम पर इतना ज्यादा गंदा परफॉर्म करोगे। अब सब कुछ मेरे लास्ट पोकेमॉन के ऊपर है। ओल्ड मैन अपने आखिरी पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें काफी टाइम से ट्रेन किया है। मुझे भरोसा है कि तुम मुझे ये बैटल जिता सकते हो, क्योंकि अगर मैं ये बैटल हार गया तो शायद ही मुझे कभी पोकेमॉन मास्टर बनने का मौका मिलेगा। जाओ सेरुलेज। ये पोकेमॉन देखने में काफी ज्यादा ऑसम लग रहा था। सारी ऑडियंस इसको देखकर शॉक रह जाती है। ओल्ड मैन के सारे ही पोकेमॉन काफी ऑसम, स्ट्रॉन्ग और न्यू थे, जिसको देखकर ऑडियंस काफी इंप्रेस होती है। ऐश अपने सेप्टाइल को लीफ ब्लेड अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर ओल्ड मैन अपने सेरुलेज को यूज करने बोलता है बिटर ब्लेड अटैक। सेरुलेज का अटैक मेगा सेप्टाइल के अटैक को पूरी तरह से डोमिनेट कर लेता है और सेप्टाइल को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, जिसके बाद ओल्ड मैन अपने सेरुलेज को फ्लायर ब्लिट्ज अटैक यूज करने बोलता है, जो कि मेगा
सेप्टेल पर लग जाता है। इससे मेगा सेप्टेल को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिरकर अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि सेप्टेल हार जाता है। सेरुलेज ने स्टेडियम में आते ही अपनी पावर दिखा दी थी। ब्रॉक बोलता है कि सेरुलेज के दोनों ही अटैक काफी स्ट्रॉन्ग फायर टाइप अटैक थे और अभी भी सनी डे का इफेक्ट चल रहा था, जिसके चलते सेप्टेल को इतना ज्यादा डैमेज पड़ा, वरना सेप्टेल इस बैटल को जरूर डोमिनेट करता। ऐश अपने सेप्टेल को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, अब सब कुछ मेरे लास्ट पोकेमॉन के ऊपर है। ऐश बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और वो अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह भेज देता है पिकाचू को। ब्रॉक बोलता है कि ऐश का काफी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि उसने जितना सोचा था ओल्ड मैन उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, और अगर पिकाचू यहाँ पर ऐश को ये बैटल नहीं जिता पाता है तो शायद ही ऐश का कोई और पोकेमॉन ओल्ड मैन को डिफीट कर पाएगा। ओल्ड मैन अपने क्रिस्टल को बाहर निकालता है और वो अपने सेरुलेज को टेरेस्ट्रियलाइज कर देता है। ब्रॉक बोलता है कि सेरुलेज की टाइपिंग चेंज हो चुकी है, बट ये काफी प्रिडिक्टेबल था क्योंकि पिकाचू एक ही टाइप से वीक है, जो कि है ग्राउंड टाइप, तो तुम्हारे पास ये सबसे बड़ा हिंट है, सेरुलेज ग्राउंड टाइप में चेंज हुआ है। ओल्ड मैन बोलता है कि हार मान जाओ, ऐश ग्राउंड टाइप पोकेमॉन के ऊपर पिकाचू का कोई भी अटैक असर नहीं करने वाला है, तो तुम्हारा जीतने का कोई भी चांस नहीं है, अभी भी वक्त है, हार मान जाओ। वो अपने सेरुलेज को शैडो क्लॉ अटैक यूज करने बोलता है, जिसको पिकाचू डॉज कर लेता है। वहीं पर पिकाचू यूज करता है क्विक अटैक का, जिसको सेरुलेज भी डॉज कर लेता है। दोनों ही पोकेमॉन्स की स्पीड काफी ज्यादा थी, इस बैटल में स्पीड भी काफी ज्यादा मैटर करने वाली थी। सेरुलेज यूज करता है लावा प्लूम अटैक का, जिसको पिकाचू डॉज कर लेता है, और यूज करता है आयरन टेल अटैक का, जो कि फाइनली सेरुलेज पर लगता है, पर सेरुलेज के ऊपर इस अटैक का ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता है। ऐश बोलता है कि मेरे पिकाचू के इलेक्ट्रिक टाइप अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, बट उसके अलावा कोई और टाइपिंग के अटैक उतने पावरफुल नहीं है। ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल अटैक यूज करने बोलता है, बट वो सेरुलेज के ऊपर काम नहीं करता है। ऐश अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने पहले ही बोला था, हार मान लो। ओल्ड मैन अपने सेरुलेज को सोलर बीम अटैक यूज करने बोलता है, जिसके लिए वो चार्ज कर रहा होता है। तभी ऐश को एक स्ट्रेटेजी याद आती है, वो अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल अटैक यूज करने बोलता है। ब्रॉक बोलता है कि तुम ये दोबारा क्यों यूज कर रहे हो, ये काम नहीं आने वाला। पिकाचू काफी फास्ट हो चुका था और एकदम लास्ट मोमेंट पे ऐश अपने पिकाचू को क्विक अटैक यूज करने बोलता है, जो कि सेरुलेज पर लग जाता है और सेरुलेज को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। उसका सोलर बीम भी बीच में ही रुक जाता है। ऑडियंस ऐश के स्ट्रेटेजी को देखकर काफी शॉक रह जाती है, क्योंकि उसने वोल्ट टैकल का यूज करके क्विक अटैक की पावर बढ़ा दी थी। ऐश बोलता है कि मैंने पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए काफी सालों तक वेट किया है, मैं तुम्हें इतने आसानी से जीतने नहीं देने वाला। ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल यूज करने बोलता है, वहीं पर सेरुलेज यूज करता है बिटर ब्लेड अटैक का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और दोनों ही पोकेमॉन्स को इक्वल डैमेज पड़ता है। ऐश ने कुछ स्ट्रेटेजी का यूज करके सेरुलेज के ऊपर अटैक तो कर दिया था, बट पिकाचू को ज्यादा डैमेज पड़ चुका था और सेरुलेज पूरी तरह से हिल्ड अप लग रहा था। ऐश का पिकाचू और भी कुछ अटैक्स करता है, बट वह सेरुलेज के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आते। वहीं पर सेरुलेज पिकाचू के ऊपर अटैक करके उसको काफी ज्यादा वीक करते जाता है। ऐश के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, उसको लगता है कि अब वो ये बैटल हार जाएगा। तभी उसको एक स्ट्रेटेजी याद आती है, वो अपने जी रिंग को बाहर निकालता है। मिस्टी, ब्रॉक और सरीना समझ जाते हैं कि यार जी मूव को यूज करने वाला है। सरीना बोलती है कि ये मूव तो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला, इससे तुम्हारा फेनोमेना वेस्ट हो जाएगा। पिकाचू का 10 मिलियन थंडरबोल्ट एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक है, जो कि काम नहीं आने वाला है। ऐश बोलता है कि पिकाचू के पास सिर्फ एक ही जी मूव नहीं है। ऐश अपने पिकाचू को कॉर्क्स्क्रू क्रैश यूज करने बोलता है, जो कि एक स्टील टाइप का जी मूव था। पिकाचू काफी ज्यादा तेज स्पिन करता है और वो सेरुलेज के ऊपर कॉर्क्स्क्रू क्रैश अटैक का यूज कर देता है। ये ऐश की लास्ट होप थी, अगर ये ऐश को नहीं जीता पाए तो शायद ही ऐश ये मैच जीत पाएगा और पोकेमॉन मास्टर बन पाएगा। पिकाचू का अटैक सेरुलेज के ऊपर लगने ही वाला होता है, पर तभी सेरुलेज अपने स्पीड का यूज करके उस अटैक को डॉज कर लेता है, यानी कि सेरुलेज के ऊपर वो अटैक नहीं लगता। ओल्ड मैन बोलता है कि अब तुम क्या करोगे, तभी ऐश एक स्माइल देता है और पिकाचू टर्न लेकर सेरुलेज के ऊपर कॉर्क्स्क्रू क्रैश का यूज कर देता है, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। सेरुलेज वॉल पर टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था, जिसको देखकर ओल्ड मैन काफी शॉक रह जाता है। सेरुलेज काफी ज्यादा वीक हो चुका था और वो उठ नहीं पा रहा था। ऐश बोलता है कि चलो पिकाचू इस मैच को खत्म करते हैं, आयरन टेल अटैक का यूज करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसा ही करता है और इसी के साथ वो सेरुलेज को डिफीट कर देता है। सारी ऑडियंस शेयर करने लगती है क्योंकि ऐश ये मैच जीत गया था। अनाउंसर बोलता है कि ऐसा लग रहा था कि ये मैच डेफिनेटली ओल्ड मैन जीतेगा, बट ऐश ने जी मूव का यूज करके इस मैच को पलट दिया है और ये बैटल जीत ली है। ऐश काफी शॉक में होता है कि उसने फाइनली पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप की फर्स्ट बैटल जीत ली है। तभी ओल्ड मैन ऐश के पास आता है, वो ऐश से हाथ मिलाता है और बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, अब तुम टॉप 36 ट्रेनर्स में चले गए हो। अब आगे और भी ज्यादा डिफिकल्ट ट्रेनर्स आने वाले हैं, बट मेरी ड्रीम यहीं पर खत्म होती है। ये मेरा लास्ट ट्राई था, मैंने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में काफी मुश्किल से पार्टिसिपेट किया था और यहाँ तक आया, वो काफी बड़ी बात है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं पहले राउंड में ही हार गया। तुम काफी स्ट्रॉन्ग थे और तुमने अपने मेन पोकेमॉन्स का ना यूज करके भी मुझे डिफीट कर दिया। ये काफी बड़ी बात है और अभी मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी ब्रॉक ओल्ड मैन के पास आता है और बोलता है कि काफी कम ही लोग पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप देख पाते हैं, तो मेरे ओपिनियन में तुमको यहाँ पर रुकना चाहिए और ऐश के मैचेस देखने चाहिए। वैसे भी रूल्स के हिसाब से अगर तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप बैटल हार जाते हो तो तुम नॉर्डन से बाहर नहीं जा सकते।
ओल्ड मैन काफी डिसअपॉइंटेड होता है, बट पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स और इंटरेस्टिंग बैटल होने वाली थी और वो उनको मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो ब्रॉक के साथ एग्री कर लेता है और बोलता है कि मैं ऐश को आगे के बैटल्स में जरूर सपोर्ट करूंगा। ऐश काफी खुश होता है और वो ओल्ड मैन को थैंक यू बोलता है। तभी रेफरी वहाँ पर आता है और ऐश को बोलता है कि तुम टॉप 34 ट्रेनर्स में जा चुके हो। ये काफी ज्यादा बड़ी फीट है, बट ट्रेनिंग करते रहो, आगे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स आने बाकी हैं। ओल्ड मैन, ब्रॉक, सेरेना, मिस्टी और ऐश सब काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप स्टेडियम से बाहर निकलते हैं। अब क्योंकि ऐश मैच जीत चुका था, इसीलिए उसको पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के पास एक घर दिया जाता है जहाँ पर वो रुक सकता था और बैटल्स को टाइम पर अटेंड कर सकता था। वहाँ पर ऐश और उसके फ्रेंड्स चले जाते हैं। ऐश टीवी ऑन करता है और वहाँ पर बताया जाता है कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का फर्स्ट राउंड एंड हो चुका है। यहाँ पर काफी औसम 34 बैटल्स हुई, जहाँ पर 34 ट्रेनर्स हार गए और 34 ट्रेनर्स नेक्स्ट राउंड में चले गए और एक एक करके सारे ट्रेनर्स के नाम बताए जाते हैं। उनमें ऐश का भी नाम था, जिसको सुनकर ऐश काफी खुश होता है। ऐश अपने घर पे कॉल लगाता है और सबको बताता है कि उसने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का फर्स्ट राउंड जीत लिया है। अब मुझे बस कुछ और बैटल जीतनी है पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि यार ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, ये तो बस शुरुआत थी और अब ट्रेनर्स का लेवल अप होते जाएगा। मैंने तुम्हारी बैटल देखी और ये बैटल काफी ज्यादा क्लोज गई थी। अगर पिकाचू के पास स्टील टाइप का जी मूव नहीं होता तो डेफिनेटली ओल्ड मैन ये बैटल जीत जाता। उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, बट आखिरी में तुमने काफी अच्छी स्ट्रेटेजीज का यूज किया, जिसके चलते तुम ये ओवरऑल बैटल जीत जाते हो। तभी अनाउंस किया जाता है कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप अब एक वीक बाद कंटिन्यू होगी, जहां पर सेकंड राउंड स्टार्ट किया जाएगा। ये टाइम ट्रेनर्स को इसलिए दिया जा रहा है ताकि उनके पोकेमॉन्स रेस्ट ले ले और अगली बैटल के लिए बिल्कुल रेडी रहें। ऐश टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो ओल्ड मैन को बुलाता है और एक बैटल के लिए चैलेंज करता है ट्रेनिंग करने के लिए। इस बार ऐश अपने मेन टीम का यूज करता है और वो काफी ज्यादा इजीली ओल्ड मैन को डिफीट कर देता है। ओल्ड मैन ऐश से पूछता है कि तुमने इस टीम का यूज क्यों नहीं किया। ऐश बोलता है कि मैं अपने टीम को पूरी तरह से चार्ज अप रखना चाहता था, जिससे वो मेन बैटल्स के लिए रेडी रहे। ऐश और ओल्ड मैन साथ मिलकर काफी ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। इसी बीच ऐश को पॉल और टोबियास का भी कॉल आता है। वो लोग ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं फर्स्ट राउंड जीतने के लिए। टोबियास बोलता है कि मैं भी फर्स्ट राउंड काफी ज्यादा इजीली जीत गया था, बट आगे जाके और भी कहीं ज्यादा डिफिकल्ट ट्रेनर्स आए, जिसके चलते मैं ऑलमोस्ट जीतते जीतते हार गया। तुम भी ध्यान देना और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। इसमें ऐसे ट्रेनर्स आने वाले हैं जिनको तुम जानते तो होगे, बट उनके बारे में तुमने कभी भी सोचा नहीं होगा कि वो पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करेंगे और इनफैक्ट वो इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि तुम बिलीव नहीं कर पाओगे। ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि ऐसे कौन से ट्रेनर्स आने वाले हैं। टोबियास बोलता है कि हर एक ट्रेनर ऐसा नहीं होगा जिसको तुम जानते होगे, पर ज्यादातर ऐसे होंगे, इसलिए तुम ट्रेनिंग कंटिन्यू करो। ऐश और ओल्ड मैन काफी ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। ऐश के पोकेमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे और काफी एक्साइटेड होते हैं सेकंड राउंड के लिए पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के। और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने के लिए ऐश अपने ओल्ड पोकेमॉन्स को बुला लेता है। सबसे पहले वो बाहर निकालता है अपने आर्सियस को, जिसके सामने वो अपने 5 ओल्ड पोकेमॉन्स को भेजता है, जो कि थे हेराक्रोस, सेप्टाइल, इन्फर्नेप, गार्चॉम्प और फेरालिगेटर। आर्सियस इन 5 पोकेमॉन्स को काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर देता है, जिसको ओल्ड मैन देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर पोकेमॉन ऐसे थे जिनको ऐश ने ओल्ड मैन के सामने यूज किया था। बट आर्सियस, जो कि ऐश का मेन एज पोकेमॉन है, वो उनको इतना ज्यादा इजीली डिफीट कर दे रहा है, जिसको देखकर ओल्ड मैन को रियलाइज होता है कि उसने ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की थी और वो अभी भी डिजर्विंग नहीं है पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए, और वो काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। अब देखते ही देखते 4 दिन हो जाते हैं और अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे सेकंड राउंड स्टार्ट होने में। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि ये राउंड जीत कर वो टॉप 17 ट्रेनर्स में चला जाएगा और उसको ये जाना था कि उसका नेक्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है, जिसके लिए वो टास्क सेंटर में चले जाता है। वो उनसे पूछता है कि मेरा नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा। कमिटी मेंबर बताते हैं कि अब हम रिवील नहीं कर सकते कि तुम्हारा नेक्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है, अब ये तुम्हें बैटल ग्राउंड में ही पता चलेगा कि तुम्हारा नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा। ऐश बोलता है कि ऐसा क्यों। कमिटी मेंबर बोलता है कि कुछ ट्रेनर्स अपने अपोनेंट का बायोडेटा कलेक्ट कर लेते हैं और उनकी पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप प्रोफाइल पे उनकी पोकेमॉन टीम पहले ही देख लेते हैं, जिसके चलते उनको एक एडवांटेज मिल जाता है और वो लोग स्ट्रेटेजी बनाकर उनको काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर देते हैं। इसीलिए पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप बैटल्स को और भी ज्यादा फेयर बनाने के लिए हमने ये रूल क्रिएट किया है। सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही तुम्हें अपने अपोनेंट देखने को मिलेंगे। अब पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप 3 दिन बाद कंटिन्यू होगी। ऐश वहाँ से चले जाता है और ब्रॉक को ये सारी चीजें बताता है। ब्रॉक बोलता है कि इससे तो डिफिकल्टी लेवल और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब तुम्हें पहले से ही किसी भी टाइप के ट्रेनर के लिए रेडी रहना पड़ेगा, जैसे कि हमें ओल्ड मैन के बारे में नहीं पता था। वो टेरेस्ट्रियलाइजेशन फेनोमेना यूज करता है, जिसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं था। इसी के चलते तुम्हें बैटल जीतने में काफी डिफिकल्टी आई। ऐश बोलता है तुमने सही कहा, मुझे ट्रेनिंग नहीं रोकनी चाहिए। ऐश और भी ज्यादा ट्रेनिंग करता है। वो ब्रॉक, मिस्टी और सेरेना तीनों के साथ एक साथ बैटल करता है, बट तीनों ही ऐश के सामने नहीं टिक पाते हैं। अब फाइनली 3 दिन और बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और स्टेडियम के अंदर एंटर करता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब ऐश को राउंड 2 की बैटल करनी थी। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है।
ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सेना सब लोग स्टेडियम में एंटर करते हैं। वहाँ पर उनको बताया जाता है कि आज 16 बैटल्स होने वाली हैं, जिनमें से तुम्हारी 3rd बैटल होगी, तो तुम्हें थोड़ा सा वेट करना है और फिर तुम्हारी बैटल स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए तुम मैचेस देख सकते हो। ऐश मैचेस देखता है और कुछ टाइम बाद उसके बैटल का टाइम आ जाता है। उसको एंट्रेंस में बुलाया जाता है, जहाँ पर वो अपने पोकेमॉन्स को सिलेक्ट करता है और बैटल स्टार्ट होने वाली होती है। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है ये देखने के लिए कि उसके सामने कौन सा ट्रेनर आने वाला है। फाइनली उसकी बैटल स्टार्ट हो जाती है। वो स्टेडियम में एंटर करता है और वो ये देखकर शॉक रह जाता है कि सामने और कोई नहीं बल्कि कैलोस का वो मिस्टीरियस ट्रेनर था जो कि उसको दिखते रहता था। ऐश बोलता है कि क्या तुमने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था? वो कैलोस कैरेक्टर बोलता है कि हाँ। और अब टाइम आ चुका है ये रिवील करने का कि मैं कौन हूँ। वो अपना मास्क हटा देता है और ऐश ये देखकर शॉक रह जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका कैलोस का ओल्ड फ्रेंड अलान था। उसने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। अलान बोलता है कि शुरू से ही मेरा गोल था एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बनना और सारे मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को डिफीट करना। पर जब से मैं पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप हारा हूँ तब से मैंने काफी कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन कैच किए। मैंने लियोन को चैलेंज किया और उसको डिफीट भी कर दिया। बट अब मैं पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसी छोटी लीग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना था, जिसके चलते मैं यहाँ पर आ गया। मुझे पता था कि तुम भी एक पोकेमॉन मास्टर बनना चाहते हो, तो तुम यहाँ पर मुझे मिल सकते थे। मैंने फर्स्ट राउंड काफी ज्यादा इजीली जीत लिया है और अब मैं सेकंड राउंड में तुम्हें हराने वाला हूँ। ऐश बोलता है ये तो काफी औसम बात है। मुझे याद है तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के फर्स्ट राउंड में ही लियोन से एक 1-साइडेड बैटल में हार गए थे और वहाँ से यहाँ तक आना एक काफी बड़ी बात है। ये काफी औसम बैटल होने वाली है। अब बैटल को स्टार्ट करते हैं। अलान बोलता है बिल्कुल, और वो अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजता है मेडाक्रॉस को, जो कि एक स्टील और साइकिक टाइप पोकेमॉन है। ऐश बोलता है काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तुम्हारा पहले ही पोकेमॉन एक सूडो लेजेंडरी है। ऐश अपने चार्जार्ड को भेजता है। अलान ये देखकर शॉक रह जाता है कि ऐश के पास भी एक चार्जार्ड है। तभी ऐश अपने मेगा रिंग को बाहर निकालता है और कीस्टोन का यूज करके चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। अलान भी पीछे नहीं हटता है। वो भी अपना मेगा रिंग और कीस्टोन निकाल कर मेडाक्रॉस को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा मेडाक्रॉस में। सारी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अनाउंसर बोलते हैं कि ऐसा पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पहली बार हुआ है जब एक बैटल में दोनों ही ट्रेनर्स ने अपने फर्स्ट पोकेमॉन के ऊपर फेनोमेना यूज किया हो। ये बैटल काफी इंटरेस्टिंग होने वाली थी। मेगा मेडाक्रॉस स्टार्ट करता है मीटियोर मैश के साथ। वहीं पर चार्जार्ड यूज करता है फ्लायर ब्लिट्ज अटैक का। दोनों ही अटैक इक्वली पावरफुल थे, जिसके चलते दोनों अटैक टकराते हैं और दोनों पोकेमॉन्स को इक्वल डैमेज पड़ता है। अब ऐश अपने चार्जार्ड को फायर फैंग अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर अलान अपने मेगा मेडाक्रॉस को आयरन हेड यूज करने बोलता है। चार्जार्ड फायर फैंग का यूज कर देता है, पर मेडाक्रॉस का हेड काफी ज्यादा मजबूत हो चुका था आयरन हेड यूज करने की वजह से, जिसके चलते चार्जार्ड को ही काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। अब ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है, बट मेडाक्रॉस अपने स्पीड का यूज करके इसको काफी इजीली डॉज कर लेता है और यूज करता है अर्थक्वेक अटैक का, जिसको चार्जार्ड फ्लाई करके डॉज कर लेता है। तभी मेडाक्रॉस यूज करता है हैमर आर्म का, जिससे चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। फिलहाल के लिए मेगा मेडाक्रॉस डोमिनेट कर रहा था, पर तभी ऐश अपने चार्जार्ड को पोकेबॉल में वापस ले लेता है। ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे ऐश पर पूरा भरोसा है, जरूर उसकी कोई स्ट्रैटेजी होगी जिसके चलते उसने अपने चार्जार्ड को वापस बुलाया है। ऐश अपने सेकंड पोकेबॉल को निकालता है और भेजता है पिकाचू को। ऐश बोलता है कि मुझे अभी भी याद है कि लास्ट टाइम जब हमने कैलोस लीग फाइनल में बैटल करी थी तो मेरे पिकाचू ने ही तुम्हारे मेडाक्रॉस को डिफीट किया था। अलान बोलता है कि अब मेरा मेडाक्रॉस काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पिकाचू यूज करता है आयरन टेल अटैक का, पर मेडाक्रॉस की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज करके पिकाचू के पीछे आ जाता है और यूज करता है मीटियोर मैश अटैक का, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। फिर मेगा मेडाक्रॉस यूज कर देता है अर्थक्वेक अटैक का। पिकाचू जमीन पर था, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और जमीन शेक करना स्टार्ट कर देती है, जिससे पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है क्योंकि ये अटैक उस पर सुपर इफेक्टिव था। पिकाचू काफी ज्यादा वीक हो गया था। अब ऐश का पिकाचू वापस खड़ा होता है। ऐश अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है, पर मेडाक्रॉस साइकिक अटैक का यूज कर लेता है, जिससे वो पिकाचू को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। अब पिकाचू के हाथ में कुछ भी नहीं था। मेडाक्रॉस पिकाचू को आसमान में लेकर जाता है और वहां से छोड़ देता है, जिससे पिकाचू जमीन पर काफी तेज गिरता है। उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अलान बोलता है कि क्या ये वही पिकाचू है जिसने कैलोस लीग फाइनल में मेरे 2 सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट किया था? मुझे तो नहीं लगता। मेडाक्रॉस यूज करो अर्थक्वेक अटैक का। एक और बार ये पिकाचू पर लग जाता है। पिकाचू ने अब काफी डैमेज सह लिया था। ऐश के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वो अपनी कैप निकालकर पिकाचू को दे देता है। ब्रॉक बोलता है कि क्या ऐश तुम इतने जल्दी इस मूव का यूज करने जा रहे हो? ऐश बोलता है कि हाँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐश अपने पिकाचू को 10 मिलियन थंडरबोल्ट यूज करने बोल देता है, जिसको मेगा मेडाक्रॉस डॉज करने की काफी कोशिश करता है, बट आखिर में वो अटैक मेगा मेडाक्रॉस पर लग ही जाता है। फिर पिकाचू थंडर का यूज करके मेडाक्रॉस को खत्म कर देता है। वो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है। अलान अपने मेडाक्रॉस को वापस बुलाता है पोकेबॉल में। वो बोलता है कि मेडाक्रॉस तुमने अपना काम कर दिया है। ऐश के 2 पोकेमॉन्स अब ऑलमोस्ट हार चुके हैं। अब आगे का काम मेरे बाकी पोकेमॉन्स कर देंगे। ब्रॉक बोलता है कि भले ही ऐश ने मेडाक्रॉस
बॉस को डिफीट कर दिया है। बट अलान इस बैटल में आगे है क्योंकि उसने ऐश के 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया है और ऐश ने ऑलरेडी 2 फेनोमेना यूज कर लिया है और अभी तो सिर्फ बैटल स्टार्ट हुई है। अलान अपने नेक्स्ट पोकेबॉल को निकालता है और भेजता है टायरेनिटार को, एक और सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन। ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल यूज करने बोलता है पर सब लोग नोटिस करते हैं कि पिकाचू मूव नहीं कर रहा है और तभी वो जमीन पर गिर जाता है, यानी कि वो भी हार गया था। जिसके बाद अलान एक स्माइल लेता है। ब्रॉक बोलता है कि पिकाचू तो ऐश के पोकेमॉन टीम का मेन मेंबर है। अभी ऐश के लिए असली टेस्ट होगा कि वो पिकाचू के बिना इस बैटल को कैसे जीत पाता है। ऐश काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि उसको पता था कि वो हाफ बैटल यहीं पर हार चुका है, बट वो अपने पिकाचू को वापस लेकर आता है और वापस से भेजता है अपने मेगा चार्जर्ड एक्स को। मेगा चार्जर्ड एक्स स्टार्ट करता है ड्रैगन क्लो अटैक के साथ, वहीं पर टायरेनिटार यूज करता है आयरन हेड का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और दोनों पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है। फिर ऐश अपने मेगा चार्जर्ड एक्स को ड्रैगन क्लो अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर दूसरी तरफ से टायरेनिटार यूज करता है थंडर पंच का। दोबारा से दोनों अटैक टकराते हैं और दोनों ही पोकेमॉन्स को इक्वल डैमेज पड़ता है। अनाउंसर बोलता है कि ये बैटल डेफिनेटली टक्कर की होगी क्योंकि इस बैटल में ऑलरेडी काफी कुछ हो चुका है और काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स का यूज किया जा चुका है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। ऐश अपने चार्जर्ड को ओवरहीट अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर टायरेनिटार यूज करता है स्टोन एज अटैक का जो कि चार्जर्ड पर लग जाता है जिससे उसको डैमेज पड़ता है। वहीं पर ओवरहीट भी टायरेनिटार पर लगता है पर उसको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। अब ऐश अपने मेगा चार्जर्ड एक्स को स्टील विंग अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर टायरेनिटार यूज करता है डार्क पल्स का जिसको चार्जर्ड डॉज कर लेता है और टायरेनिटार के ऊपर स्टील विंग का यूज कर देता है जिससे टायरेनिटार को डैमेज पड़ता है। ऐश अपने चार्जर्ड को एक और स्टील विंग यूज करने बोलता है बट इस बार अलान रेडी था, वो अपने टायरेनिटार को हाइपर बीम यूज करने बोल देता है जो कि मेगा चार्जर्ड एक्स पर लग जाता है और वो बीच में ही जमीन पर गिर जाता है। यह अलान के लिए काफी अच्छा मौका था। वो एक स्माइल लेता है और अपने टायरेनिटार को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोल देता है। अब क्योंकि मेगा चार्जर्ड एक्स इंजर्ड हो चुका था, वो टाइम पर उड़ नहीं पाता और उसके ऊपर अर्थक्वेक अटैक लग जाता है जो कि सुपर इफेक्टिव था जिससे चार्जर्ड काफी ज्यादा वीक हो जाता है। अलान बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुमने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, तुम काफी ज्यादा वीक ट्रेनर निकले। ऐश काफी सैड हो जाता है क्योंकि उसका चार्जर्ड नहीं उठ रहा था। टायरेनिटार इस बैटल को डोमिनेट कर रहा होता है। चार्जर्ड जमीन पर गिर गया था और अलान बोलता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वो हो जो पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे और मैं वो हूँ जो कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप से सबसे पहले निकला था। बट ये बैटल से तो कुछ और ही लग रहा है। टायरेनिटार अर्थक्वेक अटैक का यूज करो। मेगा चार्जर्ड एक्स पहले से ही काफी वीक और जमीन पर गिरा हुआ होता है जिसके चलते उसके ऊपर एक और अर्थक्वेक लग जाता है और वो इसको सर्वाइव नहीं कर पाता, उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और चार्जर्ड अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वो ये बैटल हार गया था। अलान बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम काफी अच्छी टक्कर दोगे मुझे, बट ये तो कुछ उल्टा ही हो गया। अब अगले पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में अच्छी ट्रेनिंग करके आना। ऐश बोलता है कि अब ये बैटल खत्म नहीं हुई है। वो अपने थर्ड पोकेबॉल को निकालता है और भेजता है शाइनी म्यूटू को, जिसको देखकर अलान काफी शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास इतना ज्यादा रेयर पोकेमॉन है, एक म्यूटू और वो भी शाइनी। बट मुझे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस यहाँ पर बैटल जीतने आ रहा हूँ। वो अपने टायरेनिटार को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलता है, बट क्योंकि म्यूटू फ्लोट कर सकता था वो आसमान में जाकर इस अटैक को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है। अब ऐश का म्यूटू यूज करता है शैडो बॉल अटैक का जो कि टायरेनिटार पर लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। वहीं पर टायरेनिटार यूज करता है डार्क पल्स अटैक का, ये म्यूटू पर लग जाता है और क्योंकि ये म्यूटू पर सुपर इफेक्टिव था इसीलिए म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब इसके काउंटर में ऐश अपने म्यूटू को साइड स्ट्राइक अटैक यूज करने बोल देता है जो कि म्यूटू का सिग्नेचर अटैक था। अब टायरेनिटार काफी ज्यादा स्लो था जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और यह अटैक उसके ऊपर लग जाता है जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि टायरेनिटार हार चुका है, वो म्यूटू का सामना नहीं कर पाया था। अलान बोलता है कि फाइनली एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन, बट अब मैं भी काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को भेजने वाला हूँ, तो रेडी रहना। अलान अपना थर्ड पोकेमॉन निकालता है और बोलता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और भेजता है जर्नियस को। सब जर्नियस को देखकर काफी शॉक रह जाते हैं। ऐसा सबसे पहली बार हुआ था जब पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में किसी ने कैलोस के लेजेंडरी को यूज किया था। अलान बोलता है कि मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी तक कैलोस रीजन से किसी ने भी पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए मैं कैलोस रीजन का नाम और भी आगे लेके जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। ऐश बोलता है कि मैं भी तुम्हें इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगा, मुझे भी कैंटो और पैलेट टाउन के लोग सपोर्ट करते हैं और मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगा। म्यूटू साइड स्ट्राइक अटैक का यूज करो। म्यूटू दोबारा से साइड स्ट्राइक का यूज करता है पर जर्नियस इसको डॉज कर लेता है और यूज करता है मेगाहॉर्न अटैक का, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बग टाइप अटैक है। म्यूटू बैरियर का यूज करता है पर ये बैरियर को तोड़ते हुए म्यूटू के ऊपर लग जाता है जिससे म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है क्योंकि ये म्यूटू पर सुपर इफेक्टिव था। ऐश म्यूटू से पूछता है कि क्या तुम आगे बैटल कंटिन्यू कर सकते हो
और ठीक हो। म्यूटू हाँ बोलता है और ऐश अपने म्यूटू को साइको कट अटैक यूज करने बोलता है। ये एक फिजिकल अटैक था जिसके चलते म्यूटू अपने स्पीड का यूज करके जर्नियस के पास आ जाता है और इससे पहले कि जर्नियस को पता चलता म्यूटू अटैक कर देता है जिससे जर्नियस को डैमेज पड़ता है। अलान म्यूटू के स्पीड को देखकर काफी शॉक रह जाता है। अब ऐश अपने म्यूटू को ऑरा स्पेयर अटैक यूज करने बोलता है। ये भी जर्नियस के ऊपर लग जाता है जिससे उसको दोबारा डैमेज पड़ता है। अब अलान अपने जर्नियस को हॉर्न लीच अटैक यूज करने बोल देता है जो कि म्यूटू के ऊपर लग जाता है। इससे म्यूटू को डैमेज तो पड़ता है पर जर्नियस पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने लगता है। ब्रॉक बोलता है कि अगर कोई पोकेमॉन हॉर्न लीच अटैक का यूज करता है और सामने वाले पोकेमॉन को डैमेज पड़ता है तो उस डैमेज का आधी एचपी उस पोकेमॉन की हील हो जाती है, जिसके चलते जर्नियस हील हो चुका है। अब अलान अपने जर्नियस को जियोमेंसी अटैक यूज करने बोल देता है। ब्रॉक बोलता है कि यार संभल कर, यह जर्नियस का सिग्नेचर अटैक है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है, बट इसको चार्ज करना पड़ता है। जब तक जर्नियस जियोमेंसी चार्ज कर रहा था तब तक ऐश अपने म्यूटू को साइड स्ट्राइक अटैक यूज करने बोल देता है। अब चार्ज करते हुए जर्नियस मूव नहीं कर पाता जिसके चलते उसके पास साइड स्ट्राइक लग जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। पर तभी वो जियोमेंसी को शूट कर देता है जो कि म्यूटू के ऊपर लग जाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसके चलते म्यूटू नीचे गिर जाता है। वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। सब ये देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि मुझे इतना पता था कि जियोमेंसी अटैक से डैमेज पड़ता है पर इतना ज्यादा पड़ता है वो मुझे नहीं पता था। अलान एक स्माइल देता है और बोलता है कि मेरे जर्नियस के पास पावर हर्ब आइटम है जिसके चलते उसका जियोमेंसी कम टाइम में चार्ज हो जाता है और उसका डैमेज भी नॉर्मल जियोमेंसी से डबल पड़ता है। अनाउंसर बोलता है कि ये काफी अच्छा मूव था अलान के तरफ से। अब देखते हैं कि क्या म्यूटू दोबारा से बैटल कर पाएगा। ऐश अपने म्यूटू को रिकवर अटैक यूज करने बोल देता है जिससे उसकी थोड़ी एचपी हील हो जाती है और वो वापस से खड़ा हो जाता है, यानी कि ये बैटल अब कंटिन्यू हो सकती थी। दोनों पोकेमॉन हार नहीं मानना चाहते थे और ये पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बैटल में से एक थी। जर्नियस यूज करता है मेगा हॉर्न अटैक का, बट इस बार म्यूटू अपने स्पीड का यूज करके मेगा हॉर्न को डॉज कर देता है। अब ऐश अपने म्यूटू को काम माइंड अटैक यूज करने बोल देता है जिससे उसके स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंस स्टैट्स बढ़ जाते हैं। अनाउंसर बोलता है कि ऐश का म्यूटू धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसको रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। अलान इसको देखते हुए अपने जर्नियस को जियोमेंसी अटैक यूज करने बोल देता है दोबारा से। अब क्योंकि उसके पास पावर हब आइटम था इसके चलते वो बिना चार्ज के ही म्यूटू के ऊपर लग जाता है और उसको दोबारा से काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इस बार म्यूटू उठ नहीं पाता और वो हार जाता है। ऐश ने म्यूटू को बचाने की काफी कोशिश की पर जर्नियस काफी स्ट्रॉन्ग था। अलान पूरे तैयारी के साथ आया था। ब्रॉक बोलता है कि अगर म्यूटू और जर्नियस की बैटल हो तो जर्नियस म्यूटू के सामने कहीं पर भी नहीं टिकता है, पर अलान ने हेल्ड आइटम का काफी अच्छी तरीके से यूज किया है और इसी के चलते तुम्हारा म्यूटू हार गया। अलान काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजीज का यूज कर रहा है और अब तुम्हें किसी भी तरह से अलान के जर्नियस को डिफीट करना होगा। ऐश काफी डिसअपॉइंटेड होता है म्यूटू की परफॉर्मेंस से, बट फिर भी वो म्यूटू को पॉकीबॉल के अंदर वापस बुलाता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल करी। अलान बोलता है कि यही होता है ओवर कॉन्फिडेंट होने का नतीजा। मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और पूरा टाइम ट्रेनिंग पे लगाता हूँ और अब जब तुम्हारी आधी टीम हार चुकी है तो देखते हैं कि तुम नेक्स्ट मूव कौन सा यूज करते हो। ऐश अपने फोर्थ पॉकीबॉल को निकालता है और भेजता है हुपा को। अलान बोलता है कि क्या तुम्हारे पास एक हुपा भी है? ऐश बोलता है कि हाँ, मैंने इसको टास्क के लिए कैच किया था कैलुस रीजन में। अलान बोलता है कि अब तो बैटल में और भी ज्यादा मजा आने वाला है और वो अपने जर्नियस के साथ ही कंटिन्यू करता है। ऐश अपने प्रिजन बॉटल को निकालने जाने ही वाला होता है तभी जर्नियस यूज कर देता है जियोमेंसी अटैक का जिससे हुपा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। वो जमीन पर गिर जाता है और ऐसा लग रहा था कि हुपा हार गया है। सारी ऑडियंस शॉक रह जाती है कि एक मिथिकल पोकेमॉन को अलान ने इतना ज्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अलान बोलता है कि मुझे पता था कि तुम प्रिजन बॉटल का यूज करने वाले हो, इसीलिए मैं पहले से ही रेडी था। अब ऐश फाइनली अपने प्रिजन बॉटल को निकालता है और तब तक जर्नियस एक और जियोमेंसी अटैक का यूज कर देता है जिससे हुपा पूरी तरह से हार जाता है। यहाँ पर जर्नियस ने ऐश के पोकेमॉन्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐश काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वो जमीन पर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था कि ऐश के पास अब कोई भी होप नहीं बची हुई है। अलान बोलता है कि तुमसे अच्छी टक्कर तो मुझे फर्स्ट राउंड वाले ट्रेनर ने दी थी, तुम तो काफी ज्यादा वीक निकले। ऐश अपने हुपा की असली पावर नहीं यूज कर पाया था। वो अपने हुपा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और इतने जल्दी ऐश को अपने 5वें पोकेमॉन को यूज करने की जरूरत पड़ गई थी। वहीं पर अलान का जर्नियस थर्ड पोकेमॉन था। ऐश किसी तरह से अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाता है और बोलता है कि मैं ये बैटल जीत कर रहूंगा और निकालता है अपने 5वें पोकेबॉल को और बोलता है कि अभी तक तुमने ही मुझे आधे से ज्यादा बैटल जिताई है और ये बैटल भी अब तुम पर ही है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस बैटल में क्लच परफॉर्मेंस दोगे। ब्रॉक बोलता है कि ऐश की लास्ट होप है। तभी ऐश अपने 5वें पोकेबॉल को ग्राउंड में फेंकता है और उसमें से निकलता है नॉर्मल टाइप गॉड पोकेमॉन आरसीएस, जिसको देखकर सारी ऑडियंस और अनाउंसर क्रेजी हो जाते हैं क्योंकि ये सबसे पहली बार था जब किसी ने पोकेमॉन वर्ल्ड के गॉड आरसीएस को यूज किया हो। अलान भी ये देखकर शॉक रह जाता है कि ऐश के पास मिथिकल पोकेमॉन आरसीएस है, इससे बैटल करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। ब्रॉक बोलता है कि हमने ऐश के पूरे जर्नी में काफी साथ दिया है और हमें पता है कि ऐश का आरसीएस कितना स्ट्रॉन्ग है। उसने काफी बार ऐश को ऐसे मैचेस जिताए हैं जिसको ऐश कभी भी जीत ही नहीं सकता था, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल थे।